Dear student, today we will read about the first chapter of your class 10th, that is resources and development. This portion is related to geography book, geography subject of social science. In this chapter we will read about the resources and their development process. First of all, we will read about the meaning of resources. So, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resources. तो ह्यूमन बीइंग जो हैं, ह्यूमन बीइंग ही सभी चीज़ों को अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूटिलाइज करते हैं. आप ये ट्रायंगल देख रहे हो. ह्यूमन बीइंग के पास क्या चीज़ है? ह्यूमन बीइंग के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है. फिजिकल एनवायरनमेंट है यानी नेचर, और इंस्टीट्यूशन. इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके ह्यूमन बीइंग्स डेवलपमेंट वर्क करता है. और ये तीनों ही चीज़ें, नेचर का यूज़ कर रहा है ह्यूमन बीइंग, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, और ये तीनों ही चीज़ एक दूसरे से डिपेंडेंट है. और इससे क्या हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स अपने जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करती हैं. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology, and institution. Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development. तो ये जो ट्राइंगल आपने अभी देखा, तो ट्राइंगल क्या शो करता है कि ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके, उनमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, इंस्टीट्यूशन को यूज़ कर रहा है, इंटरेक्ट करके उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वर्क कर रहा है. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मेनी? दे आर नॉट. रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. Human beings themselves are essential component of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. These resources can be classified in the following ways: on the basis of origin, that is biotic and abiotic; on the basis of exhaustibility, that is renewable and non-renewable resources; on the basis of ownership, individual, community, national and international; on the basis of status of development, that is potential, developed, stock and reserve. तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग ही इन ये जो रिसोर्सेस का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, और ह्यूमन बीइंग ही ट्रांसफॉर्म क्या कर सकता है, जो मटेरियल है उसको, एनवायरनमेंट में जितने भी मटेरियल हैं उनको यूटिलाइज करके अपनी नीड्स को फुलफिल करता है. तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में. आप ये देख रहे हो, और ये नीचे चार्ट दिया हुआ है. चार्ट में आप और अच्छे से समझोगे. चार्ट में जो रिसोर्सेज दिए हैं, दो तरीके के, 2 टाइप्स के रिसोर्सेज दिए हैं: नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई जो आगे किया गया है वो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में. रिन्यूएबल को क्लासिफाई अगेन किया गया है कंटिन्यूअस और फ्लो, दैट इज विंड, वाटर. बायोलॉजिकल में जो दिया है वो नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, और वाइल्ड लाइफ में, यानी जो बार बार प्रोसेस में आ सकती है. रिन्यूएबल, इनको हम आगे और डिस्कस करेंगे. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, they are again classified into 2 categories, that is recyclable, that is metals, and non recyclable, that is fossil fuel. And in second part, human resources are categorized in 2 sections, that is
structures and institution, and second one is quantity and quality. तो बेसिकली हमने रिसोर्सेज की मीनिंग क्या पढ़ी कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं उनको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं जिससे हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकती है। और ये टेक्नोलॉजी की बात या इंस्टीट्यूशन की बात, ये कौन काम कर सकता है? ये ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। तो ये टर्म किया गया है रिसोर्सेज। अब हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो हम लोगों ने अभी कैटेगरीज पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, that is two types are biotic resources and abiotic resources. These are obtained from biosphere and have life such as human being, flora, fauna, fisheries, livestock, etc. तो बायोटिक रिसोर्सेज यानी क्या? जो हमें बायोस्फीयर में मिल रहा है। बायोस्फीयर में मिल रहा है यानी किस तरह की चीज़? जो लाइफ है, जिनमें जैसे ह्यूमन बीइंग में लाइफ है। फ्लोरा फोना मीन्स क्या चीज़? हमारे पास जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, फिशरीज़ है, लाइव स्टॉक मीन्स कैटल्स हैं, यानी जिसमें लाइफ है। वो किस तरह के रिसोर्सेज में आता है? बायोटिक रिसोर्सेज। उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज मीन्स जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी अबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? रॉक्स एंड मेटल्स। नाउ सेकेंड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। So first one is a renewable resource, second one is non-renewable resource. Both are again opposite of each other. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resource. जैसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सभी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम इनको फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं फिजिकल चेंज, केमिकल प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। तो वहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होगा कि जिन चीज़ों को हम दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। These occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are example of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuel cannot be recycled and get exhausted with their use. तो जिन चीज़ों को एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, उस एग्जॉस्ट हो जाती है, उनको क्या नाम दिया गया है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल क्या है इसके? फॉसिल फ्यूल, मेटल एक्सेट्रा। नाउ थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसमें फर्स्ट जो कैटेगरी की गई है, सब डिवाइड किया गया है, वो क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। These are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses and other property. Plantation, pasture land, ponds, water and wells, etc. are some of the example of resources ownership by individual. तो जो लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी होती है, कैसी प्रॉपर्टी? जैसे आपने अभी एग्जांपल देखा, पर्सनल प्रॉपर्टी, हाउस हैं, प्लांटेशंस हैं, लैंड है, पॉन्ड, वाटर वेल वगैरह हैं, और इनके बदले में वो क्या काम करते हैं कि गवर्नमेंट को
कुछ रेवेन्यू पे करते हैं। ऐसे ही फार्मर्स के पास फार्मिंग लैंड होते हैं, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आते हैं। सेम प्रोसेस है। इसी तरीके से आगे सेकंड जो टाइप है ओनरशिप बेसिस पे, वो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू द ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, village common grazing lands, burial ground, village ponds, public park, picnic spots, playground in urban area are the fact accessible to all people living there. तो कम्युनिटी रिसोर्स यानी क्या होगा, जो चीज़ें उस एरिया के सभी लोगों के यूज़ के लिए कॉमनली आ रही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड, है ना, वेल्स वगैरह, कॉमन वेल दिया हुआ है, पॉन्ड्स दिया हुआ है, जहाँ पे उस एरिया में रहने वाले सभी लोग उसका अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी रिसोर्स में आएगा। थर्ड टाइप इज national resources. Technically, all the resources belonging to the nation, the country has legal power to acquire even private property for public good. You might seen a road, canal, railway being constructed on fields owned by some individual. Underdevelopment authorities get empowered by government to acquire land. All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, that is 22.2 kilometer from the coast, termed as territorial water and resources belonging to the nation. तो nation जो political boundary में जितने एरिया को कवर करता है वो नेशनल रिसोर्स में आता है। आपने देखा होगा कई बार जब रोड या कैनल वगैरह बनाए जाते हैं तो इंडिविजुअल पर्सन की फील्ड में से, खेत में से ये रोड, कैनल, रेलवे लाइन वगैरह जाती है। तो जहाँ पे लोगों के रिसोर्सेज पर, क्योंकि उस देश की गवर्नमेंट का ही पूरी ओनरशिप होती है, तो इस तरह की ओनरशिप क्या कहलाएगी, नेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा। इस तरह के रिसोर्सेज जो होंगे, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, चाहे वो मिनरल हो, वाटर रिसोर्स हो, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड जो बाउंड्री में है, साथ ही साथ ओशनिक एरिया की भी बात की गई है। तो ये पूरे सभी नेशनल रिसोर्सेज में आएंगे। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्स. So there are international institutions which regulate some resources. The oceanic resource beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. तो जो प्रॉपर्टी, जैसे ये ओशनिक रिसोर्सेज की बात की गई है कि 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जितना भी ओपन ओशन है, वहाँ पर अगर कोई भी कंट्री अकेले उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती है, उसको अगर ओशनिक चीज़ों का कुछ यूज़ करना है, ओशन रिसोर्सेज का कुछ यूज़ करना है, तो उसे पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे डू यू नो में एक पॉइंट दिया है, डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो इंडिया में इंडियन ओशन आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैग्नीज माइन को एक्सट्रैक्ट करने का राइट इकोनॉमिक जोन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भारत को मिला हुआ है. तो ये हमने किस बारे में पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. तो ये हमने 4 टाइप्स के देखे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज. Let's read on the basis of status of development.
So first one is potential resources. Resources which are found in a region but have not been utilized. Example क्या दिया? Western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. यानी resources तो हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया गया. हम लोग किस बेसिस पे देख रहे हैं? डेवलपमेंट के बेसिस पे. तो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है. जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी गुजरात और राजस्थान के कोस्टल एरिया में है, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किया है. तो इस तरह के रिसोर्सेज क्या कहेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज. सो जिन रिसोर्सेज के बारे में हमें सही सही पूरी जानकारी है कि उनके पास उसकी कितनी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी में है और उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेवलप्ड रिसोर्सेज कहा जाएगा. नेक्स्ट टाइप इज स्टॉक. मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई human needs but human being do not have the appropriate technology to access these are included among stock. यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे पास तो हैं, हमें पता है, लेकिन उनको हम यूज़ कैसे करें उनके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं है. तो इस तरह के स्टॉक्स को, इस तरह के रिसोर्स को क्या कहा जाएगा? स्टॉक. वहीं रिजर्व्स दिया है. रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started. तो यहाँ पे जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी है कि हमें इनका यूज़ कैसे करना है, नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन अभी तक उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया गया है या यूज़ करने की प्रोसेस में चल रही है. जैसे दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग hydroelectric power, but presently it is being utilized only to limited extent. Thus, the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. तो जिन चीज़ों के बारे में हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स की मीटिंग के अकॉर्डिंग वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हमें उसको कैसे यूज़ करना है, तो उसको क्या कहा जाएगा? रिजर्व्स कहा जाएगा. तो आज के वीडियो में आपने स्टडी किया रिसोर्सेज के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में. आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं वो समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.